आज हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर डाइजेशन कैसे होता है हमने पहले देखा था, पहले डिस्कस किया था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, जिसमें हमने देखा था कि हम खाना कैसे खाते हैं। लेकिन आज हम लोग उससे आगे डिस्कस करेंगे, यानी कि डाइजेशन के प्रोसेस को जानेंगे। हमने कंप्लीट डायग्राम बनाया डाइजेस्टिव सिस्टम का, माउथ से लेकर एनस तक, यानी कि जहाँ से हम फूड लेते हैं और जहाँ से एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को एक्सक्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा डायग्राम। यहाँ पे हेडिंग दे दिया है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, और हमारा डायग्राम है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो यहाँ से हमने ये आउटर फेस है, यानी कि मॉर्फोलॉजी है, जो हमारा फ्रंट है, फेस है, यहाँ से हमने डायग्राम, कंप्लीट डायग्राम शो किया। अब देखो यहाँ पे जो ये जो पाइप आपको दिख रहा है, ये जो ऑइसोफेगस है, यानी कि हमारा फूड पाइप है, और इसी जगह पे अपर में जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा नॉस्टिल है। नॉस्टिल यानी कि नोज, जहाँ से हम एयर लेते हैं, हम एयर को इंटर करते हैं। लेकिन हम लोग रिस्पिरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं इस वक्त नॉस्टिल की बात ही नहीं करूँगा। ठीक है, तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं। अब हम लोग नीचे आते हैं यहाँ पे, तो ये है हमारा माउथ का कंप्लीट ये स्ट्रक्चर, माउथ का स्ट्रक्चर है, जिसको बक्कल कैविटी बोला जाता है। ये जो माउथ का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो खाली जगह है उसको बोला जाता है बक्कल कैविटी, क्योंकि खाली जगह को बायो में कैविटी भी बोला जाता है। तो ये है हमारे माउथ का कैविटी, जिसको बोला जाता है बक्कल कैविटी। ठीक है, अब बक्कल कैविटी में एक अपर प्लेट है, एक लोअर प्लेट है, यानी कि अपर जैब्स है एंड लोअर जैब्स है। अपर जैब्स में टीथ है और लोअर जैब्स में भी टीथ है। इसके बीच में टंग है, यानी कि जीभ है। तो मेनली दांत हमारे माउथ के अंदर क्या कर रहा है, फूड को क्रश कर रहा है, फूड को तोड़ रहा है। हम जो भी खा रहे हैं उसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए सबसे पहले उसको हम लोग तोड़ते हैं दांत की मदद से, टीथ की मदद से। क्यों? क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, हम लोग जटिल खाना खाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसको तोड़ने की ज़रूरत है। अगर वो टूटेगा नहीं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कंप्लीटली उसका डाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ देखो, यहाँ पे प्रेजेंट है टंग, इसी जगह पे हमारे माउथ के अंदर टंग प्रेजेंट है। ठीक है, और इसी जगह पे सैलिवरी ग्लैंड है। 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड होता है, यानी कि 6 ग्लैंड। 3 पेयर्स सैलिवरी ग्लैंड यानी कि 6 ग्लैंड। मैंने एक जगह करके इसको लिख दिया है सैलिवरी ग्लैंड, जहाँ पे 3 पेयर्स है, यानी कि यहाँ पे एक है जिसको बोला जाता है सबलिंगुअल ग्लैंड। यहाँ पे जो अपर साइड में होता है उसको बोला जाता है सबलिंगुअल ग्लैंड, जो लोअर साइड में होता है उसको सबमैंडिब्यूलर ग्लैंड, और ये जो इस साइड होता है कान के पास, यहाँ पे अंदर की ओर, माउथ में अंदर की ओर दोनों साइड से यहाँ पे कान के पास होता है, इसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। अक्सर बचपन में बच्चों को क्या होता था, जब आप लोग बच्चे थे या हम लोग जब छोटे थे, बच्चे थे, तो बचपन में अक्सर यहाँ पे सूजन हो जाता था, गिल्टी टाइप का हो जाता था, सूजन हो जाता था, और लोग क्या करते थे, यहाँ पे पट्टी चिपका देते थे वाइट कलर का कि ठीक हो जाएगा। तो ये जो सूजन होता था ये क्या था, ये हमारे कान के पास, जो माउथ के अंदर कान के पास पैरोटिड ग्लैंड है, यही है पैरोटिड ग्लैंड। इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता था और उस इन्फेक्शन की वजह से इसमें सूजन आ जाता था, जो कि एक प्रकार का डिजीज है, एक टाइप का डिजीज है, इसको बोला जाता है मम्स। ठीक है, और ये मम्स कहीं और नहीं बल्कि इसी पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन होने के कारण होता था। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि ये 3 पेयर्स ग्लैंड यानी कि 6 ग्लैंड का काम क्या है हमारे माउथ के अंदर। तो जब हमने खाना खाया था, जब हमने फूड लिया था, तो उस फूड को दांत की मदद से तोड़ दिया और हमारे जीभ ने, टंग ने उस फूड को मिलाया, उसे मिक्स किया। लेकिन उस फूड को प्राइमरी डाइजेशन करने के लिए यहाँ पे किसी की ज़रूरत थी, और वो था सैलिवरी ग्लैंड, जो कि सलाइवा का सिक्रीशन कर रहा था।
और सलाइवा उस फूड के साथ मिक्स होकर उसको और अच्छी तरह से तोड़ने में मदद कर रहा था। ठीक है, साथ में हमारे माउथ के अंदर लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड कर रहा है। साथ में अगर कोई छोटा बच्चा है, जैसे छोटे बच्चों को आप लोगों ने देखा होगा, उसको ज़्यादा लार निकलता है। सलाइवा कुछ और नहीं बल्कि वो लार है जो माउथ के अंदर बन रहा है। बच्चों को आप लोगों ने देखा होगा, बच्चों के अंदर सलाइवा का सिक्रीशन ज़्यादा होता है। बच्चे क्या करते हैं, अगर छोड़ दिया ऐसे ही फ्री छोड़ दिया तो वो क्या करते हैं, कभी मिट्टी उठाकर भी खा लेगा, कभी कभी उसको कुछ बिस्किट दे दो या फिर टॉफ़ी दे दो खाने के लिए, और वो गिर गया ज़मीन पे, उसको फिर से उठाकर वो खा लेता है। तो जब वो फूड गिरा था तो उसमें कई बैक्टीरिया, कई वायरसेस उसमें लिपट गए थे और उस फूड को उसने माउथ में ले लिया। अगर उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, उसके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर वो फूड चला जाता, तो उस फूड के साथ अगर वो बैक्टीरिया या वायरस चला जाता तो तुरंत उसके अंदर डायरिया, डिहाइड्रेशन शुरू हो जाता। लेकिन ये सलाइवा ऐसा नहीं होने दिया। सलाइवा प्राइमरी डिफेंस का काम भी करता है। उस बच्चे के अंदर ये सलाइवा प्राइमरी डिफेंस का काम किया, यानी कि उस बैक्टीरिया, उस वायरस को इसी जगह पे मार डाला, यानी कि माउथ के अंदर ही मार डाला। और अगर वो फूड स्टमक के अंदर चला भी गया, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर चला भी गया, तो उस बच्चे को वो बैक्टीरिया, वायरस कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। वो जो फूड था, वो फूड कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि उस फूड के साथ जो बैक्टीरिया या वायरस या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जो बॉडी के अंदर इंटर करने वाले थे, उसको माउथ के अंदर ही मार डाला। क्योंकि सलाइवा माउथ के अंदर प्राइमरी डिफेंस का काम भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो इसी जगह पे जो टंग था, तो टंग का मेन काम क्या है, तो टंग का मेन काम है फूड को मिक्स करना। साथ में हमारे टंग पे, हमारे जीभ पे अलग अलग टेस्ट वर्ड्स होते हैं, और ये टेस्ट वर्ड्स ये पता करते हैं कि हम जो खाना खा रहे हैं उसका टेस्ट कैसा है, यानी कि उसका स्वाद कैसा है, खट्टा है, मीठा है या तीता है। हमें टेस्ट इसीलिए पता चलता है क्योंकि हमारे टंग के ऊपर टेस्ट वर्ड्स होते हैं, यानी कि हमारे टंग के ऊपर स्वाद को पता करने वाली कलिकाएं होती है, टेस्ट वर्ड्स होते हैं। और ये अलग अलग टेस्ट वर्ड्स होते हैं, खट्टा के लिए अलग, तीता के लिए अलग, मीठा के लिए अलग। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो दांत था, जो टीथ था, जो अपर जैब्स एंड लोअर जैब्स था, तो उसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दांत था। उस दांत को थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया है डेंटल फॉर्मूला। ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स हैव 4 काइंड्स ऑफ टीथ, यानी कि लगभग जितने भी मैमल्स है, लगभग मैमल्स के अंदर 4 काइंड्स ऑफ टीथ होता है, यानी कि 4 तरह का दांत होता है, जिसमें फर्स्ट है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अब देखो दांत को काउंट करने का बहुत ही सिंपल फंडा है। बहुत सारे लोग इसको काउंट नहीं कर पाते हैं, लंबे समय में काफ़ी प्रयास करते हैं लेकिन नहीं काउंट कर पाते हैं। आप यहाँ से जैसे अपर जैब्स है, तो अपर जैब्स में ये जो पूरा दांत का जो सॉकेट है पूरा, इसमें सिर्फ हाफ यहाँ से आप देखो, यहाँ पे जो स्टार्टिंग में होता है वो होता है इंसीजर। इंसीजर हाफ यहाँ से इधर देखो, तो इंसीजर पहले कितना दिखा, 2। एडल्ट के अंदर 2 इंसीजर था। उसके बाद कैनाइन, जो नुकीला सा दांत होता है उसको बोलते हैं कैनाइन, 1 कैनाइन था। उसके बाद प्री मोलस 2 था, उसके बाद मोलस 3 था। ठीक है, यहां से हमने हाफ इधर काउंट किया, कितना हुआ, 2 1 2 3। ठीक है, अब देखो यहां पे हमने लिख दिया 2 1 2 3, यहां से हाफ काउंट किया था ऊपर में, तो 2 1 2 3 था। तो सेम इसके नीचे भी होगा, कितना हुआ, 2 1 2 3। ठीक है, अब क्या हुआ, इसको हमने जोड़ दिया, सारे को कंप्लीटली जोड़ दिया, कितना हुआ, 2 1 2 3, यानी कि 8। नीचे भी कितना हुआ, 8, 8 बाई 8 इंटू 2, यानी कि हमने हाफ इधर काउंट नहीं किया था। ठीक है, तो कितना हुआ, 8 बाई 8 इंटू 2 इक्वल टू 16 बाई 16 इक्वल टू 32, यानी कि 32 दांत। एडल्ट के अंदर 32 दांत होते हैं, जिसमें विजडम टीथ आफ्टर 23 ईयर्स आता है, यानी कि 23 साल के बाद विजडम टीथ आता है, जिसको बोलचाल की भाषा में, मगही भाषा में लोग अकल का दांत भी बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि खास तौर पे लड़कियों को 23 साल के बाद अकल आती है। तो ये हुआ 32 यानी कि 32। ठीक है, अब देखो चाइल्ड के अंदर थोड़ा डिफरेंट है।
चाइल्ड के अंदर थोड़ा डिफरेंस होता है। चाइल्ड के अंदर क्या था, इंसीजर 2 था, लेकिन कैनाइंस भी यहाँ पे क्या था 1, यहाँ पे चाइल्ड के अंदर भी 1 था। लेकिन यहाँ पे देखो प्रीमोलस एडल्ट के अंदर 2 था, बट चाइल्ड के अंदर एब्सेंट था। ठीक है, मोलस कितना था एडल्ट के अंदर 3, बट चाइल्ड के अंदर 2 था। देखो कई बार ऐसा होता है, कुछ बच्चों के अंदर ऐसा होता है कि यहाँ पे प्री मोलस भी 1 आ जाता है और मोलस भी 1 आ जाता है, यानी कि दोनों एक एक दांत आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर केस में यही होता है 2102। तो चाइल्ड के अंदर भी क्या होगा, हाफ, यहाँ से हाफ हमने काउंट किया ऊपर, तो क्या हुआ 2102। नीचे भी क्या होगा 2102 इक्वल टू 5/5 इंटू 2 इक्वल टू 10/10, यानी कि हमने इसको 2 से गुना कर दिया इस साइड से, तो क्या हुआ 10/10 इक्वल टू 20, यानी कि बच्चों के अंदर 20 दांत होते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इससे नीचे। ये तो माउथ की बात थी जो कि हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग नीचे चलते हैं। तो जैसे ही फूड को यहाँ पे चबाया, अब यहाँ से फूड नीचे की ओर मूव करेगा। ठीक है, ये है ओइसोफेगस, यानी कि इसको बोलते हैं फूड पाइप। यहाँ मैंने लिख दिया ओइसोफेगस यानी कि फूड पाइप। इसकी अप्रॉक्स लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, अप्रॉक्स लंबाई 25 सेंटीमीटर या 9 to 10 इंचेस होता है, 9 से 10 इंचेस होता है। ठीक है, अब देखो इसी जगह पे ये जो ओइसोफेगस है, जो फूड पाइप है, यहाँ पे एपिग्लोटिस्ट होता है। एपिग्लोटिस्ट के पास एक और डक्ट, मेनली बायो में पाइप को डक्ट भी बोला जाता है, तो एक और डक्ट, एक और पाइप यहाँ से अलग होता है जो कि बाइंड पाइप है। यानी कि यहाँ तक जो पाइप होता है ये कॉमन होता है, बाइंड पाइप और फूड पाइप दोनों कॉमन होता है, लेकिन यहाँ से डिवाइड हो जाता है। यहाँ से बाइंड पाइप चला जाता है हमारे फेफड़े के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर, और जो फूड पाइप है वो चला जाता है स्टमक के अंदर। ठीक है, तो फूड को लेकर ओइसोफेगस कहाँ चला आया, स्टमक के अंदर। अब जैसे ही फूड स्टमक के अंदर आया, अब यहाँ पे HCl का सिक्रीशन होगा, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन होगा, जो कि हाईली एसिडिक है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस फूड को गलाएगा, क्योंकि जब एसिड है तब तो उसके अंदर किसी भी चीज़ को गलाने की क्षमता है। जैसे ही फूड यहाँ पे आया स्टमक के अंदर, यहाँ पे HCl का सिक्रीशन हुआ और HCl उस फूड को कंप्लीटली गला देगा, गलाकर उसे काइम में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि पेस्ट बना देगा। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे है कि कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर फूड इतना ज़्यादा भी तो कॉम्प्लेक्स नहीं है कि उसको गलाने के लिए HCl की ज़रूरत पड़ती है। तो फूड कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जो फूड हम लोग खाते हैं वो फूड कॉम्प्लेक्स फूड ही है। और कॉम्प्लेक्स फूड इसलिए है क्योंकि जो मस्क्यूलर बैग होता है, यानी कि जो स्टमक होता है या फिर जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये मांसल है, ये मसल से बना हुआ है। और जो फूड आप ले रहे हैं उस फूड में बहुत सारे फूड ऐसे हैं जो हार्ड है, कड़ा है। तो अगर वो यहाँ पे आएगा, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आएगा या फिर हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आएगा, ओइसोफेगस स्टमक के अंदर जाएगा, तो यहाँ पे इसको फाड़ सकता है, इसको डैमेज कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पे जैसे ही HCl का सिक्रीशन हुआ, HCl उस फूड को गला देगा, काइम में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जब यहाँ पे HCl फूड को गला सकता है तो स्टमक बॉल को भी गला सकता है। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, मांस वगैरह खाते हैं, तो वो लोग हड्डी तक को चबा जाते हैं। नहीं, तो जब हड्डी को चबा लिया तब तो वो और ख़तरनाक हो गया। जब हड्डी को दांत से तोड़ दिया, माना कि हमारा दांत हमारे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन्स है जो कि हड्डी तक को चबा जाता है। लेकिन जब आपने हड्डी को चबाया, उसे बारीक पीस दिया, तोड़ दिया छोटे छोटे टुकड़े में, तब तो वो और ख़तरनाक हो गया, वो और डेंजरस हो गया। हो सकता है उसमें से कुछ हड्डी बहुत ज़्यादा नुकीला हो गया होगा, जो कि स्टमक में जाएगा, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाएगा, और जब इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा, यानी कि संकुचन होगा, तो इंटेस्टाइन बॉल को फाड़ देगा, इंटेस्टाइन को डैमेज कर देगा। क्योंकि अक्सर बचपन में हम लोग क्या करते थे, पतंग उड़ाते थे।
किसी का पतंग आता था और उसका धागा हमारे धागे से टच होता था और हमारे धागे को काट देता था। तो हम लोग इससे बचने के लिए क्या करते थे कि ग्लास को, शीशे को बारीक पीस देते थे, उसे महीन कण बना देते थे, बारीक उसको पीस कर पेस्ट के साथ मिलाकर धागे में लगा देते थे। और अगर किसी और का पतंग अगर उस धागे से टच किया तो उसका धागा सीधा कट जाता था। अब सोचो कि जब हम लोग ग्लास को बारीक पीस दिए और धागे में लगा दिए तो किसी और का धागा जैसे ही टच हुआ और वो कट गया। कई बार हाथ भी कट जाता था, अगर उस धागे को अगर पकड़ा तो हाथ भी कट जाता था। तो जब हमने ग्लास को बारीक पीस दिया, महीन पीस दिया, फिर भी वो हमारे हाथ को काट दिया, तो क्या जब हम हड्डी को दांत से पीस देंगे, बारीक तोड़ देंगे, तो क्या वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या हमारे एलिमेंट्री कैनाल या हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है या लार्ज इंटेस्टाइन है, क्या उसको डैमेज नहीं कर सकता है? डैमेज कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही स्टमक के अंदर वो हड्डी आया, वो बोन्स आया जिसको आपने बारीक पीस दिया था, उस बोन्स को HCl गला देगा, क्योंकि HCl के अंदर इतनी क्षमता है कि ये हड्डी से यानी कि बोन्स से कैल्शियम को अलग कर देता है। और जैसे ही बोन्स से कैल्शियम अलग हो जाएगा, यानी कि हड्डी से कैल्शियम अलग हो जाएगा, वो हड्डी, वो बोन्स अब बोन्स नहीं रहेगा, तब वो सिर्फ कार्टिलेज की तरह रह गया, यानी कि फ्लैक्सिबल बन गया, कार्टिलेज की तरह फ्लैक्सिबल बन गया। अब आसानी से हमारा इंटेस्टाइन उसको डाइजेस्ट कर देगा। अब ये कार्टिलेज क्या है? तो ये वही कार्टिलेज है जो हमारे कान के पिन्ना में प्रेजेंट है। हमारे कान का पिन्ना किससे बना हुआ है? ये जो कान का पिन्ना है ये किससे बना है? कार्टिलेज से। कार्टिलेज फ्लैक्सिबल होता है। हमारा नोज किससे बना है? कार्टिलेज से बना है। हमारा जो ट्रैकिया है ये किससे बना है? कार्टिलेज से बना है। तभी तो हम गर्दन को मूव कर पाते हैं, नहीं तो अगर ये बोन्स से बना होता तो पता चलता कि हमको इस तरफ देखने के लिए पूरे बॉडी को मूव करना पड़ता। नहीं, कान में अगर कार्टिलेज की जगह बोन्स होता, कोई टीचर कान पकड़ के ऐड देते, पता चलता टूट जाता। नहीं, तो मिली ये कार्टिलेज से बना हुआ है। और अब ये फूड कंप्लीटली यहाँ पे कायम में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि ये पेस्ट बन चुका है। ठीक है, अब ये आएगा इंटेस्टाइन के अंदर। अब ये फूड इंटेस्टाइन के अंदर मूव करेगा। जैसे इंटेस्टाइन के अंदर आएगा, अब यहाँ पे डाइजेशन के लिए यहाँ पे लीवर से बाइल जूस का सिक्रीशन होगा। और इसी जगह पे जब बाइल जूस का सिक्रीशन होगा तो बाइल जूस को गॉल ब्लाडर स्टोर कर लेगा, यानी कि बाइल जूस का सिक्रीशन लीवर से होता है और गॉल ब्लाडर बाइल जूस को स्टोर करता है। जैसे इंटेस्टाइन के अंदर फूड आएगा, गॉल ब्लाडर उस फ्लूइड को यानी कि बाइल जूस को आगे की ओर ट्रांसफर करेगा, यानी कि गॉल ब्लाडर के अंदर संकुचन होगा, कॉन्ट्रिक्शन होगा। जैसे ही गॉल ब्लाडर के अंदर कॉन्ट्रिक्शन होगा, बाइल जूस आगे की ओर मूव करेगा। इसी जगह पे प्रेजेंट है पैंक्रियाज। ठीक है, पैंक्रियाज से पैंक्रेटिक जूस का सिक्रीशन होगा। ठीक है, इससे पहले देखो यहाँ पे जो स्टमक है, स्टमक के पास एक और ऑर्गन था, स्प्लीन। स्प्लीन हमारे स्टमक के पास ही प्रेजेंट होता है। स्प्लीन को मेनली ब्लड बैंक बोला जाता है, क्योंकि स्प्लीन आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन भी करता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन करता है, साथ में स्प्लीन ब्लड को स्टोर करके रखता है, इसलिए इसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है। साथ में जो ओल्ड आरबीसी होता है, ओल्ड आरबीसी को डेट करने का भी काम करता है, इसलिए इसको ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। ठीक है, ये आरबीसी जब डेड हो जाता है, यानी कि स्प्लीन जब ओल्ड आरबीसी को डेड करता है, तो वो डेड आरबीसी चला आता है वहां से गॉल ब्लाडर के पास, और गॉल ब्लाडर के अंदर प्रेजेंट है बाइल जूस। बाइल जूस के साथ डेड आरबीसी मिक्स हो जाता है और मिक्स होकर बिलरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये बिलरुबिन फिर चला आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होगा, यानी कि यहाँ पे जो कंप्लीट डाइजेशन होगा और डाइजेशन के बाद जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट बच जाएगा, उस एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के साथ बिलरुबिन मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, और मिक्स होकर के उस एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को ग्रीनिश येलो कलर इम्पार्ट करेगा। यानी कि हम लोग जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एक्सक्रीट करते हैं और उसका जो कलर ग्रीनिश येलो है, वो ग्रीनिश येलो कलर इसलिए नहीं है कि हम लोग हल्दी खाते हैं,
बल्कि उसका कलर इसलिए है क्योंकि उस एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के साथ बिलिरुबिन मिक्स है। ठीक है, वो जो स्टूल होता है, जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है, उसे ग्रीनिश येलो कलर इंपार्ट करने का काम बिलिरुबिन करता है। इसलिए ग्रीनिश येलो कलर नहीं होता है कि हम लोग हल्दी खाते हैं, क्योंकि बहुत सारे फूड ऐसे भी हम लोग खाते हैं जिसमें हल्दी नहीं होता है, फिर भी स्टूल का कलर ग्रीनिश येलो होता है। ठीक है, तो ये स्प्लीन है, स्प्लीन था, स्प्लीन को भी हमने डिस्कस कर लिया, स्टमक को भी हमने देख लिया। अब यहाँ पे जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आया था तो यहाँ पे दो ऑर्गन्स थे, जिसमें एक था लीवर और दूसरा था पैंक्रियाज। ठीक है, लीवर जो कि हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड माना जाता है, कई लोग इसको सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन्स बोल देते हैं, जबकि हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन्स स्किन को बोला जाता है। स्किन हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, जबकि हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर है। ठीक है, 1.5 kg अप्रॉक्स इसका वेट होता है इंसानों के अंदर, अप्रॉक्स, लगभग। ठीक है, इसी जगह पे लीवर के पास प्रेजेंट है गॉल ब्लाडर। अब देखो लीवर के पास यहाँ पे जो डक्ट है, पाइप है, मैंने पहले ही बताया था कि पाइप को बायो में डक्ट भी बोला जाता है। तो यहाँ पे जो पाइप है, यहाँ पे अलग अलग इसको नाम से इंडिकेट करते हैं। लीवर के पास जो ये जो पाइप आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं हेपेटिक डक्ट, क्योंकि लीवर को बायो में हेपट, इंग्लिश में लीवर, हिंदी में इसको यकृत बोला जाता है और उर्दू में कलेजी। ठीक है, तो मेनली इसको बायो में हेपट बोला जाता है। तो यहाँ पे जो डक्ट है, जो पाइप है, इसको बोला जाता है हेपेटिक डक्ट, यानी कि लीवर का पाइप। ठीक है, इसी जगह पे जो गॉल ब्लाडर है, गॉल ब्लाडर के पास जो ये आपको पाइप दिख रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं बाइल डक्ट। ठीक है, अब यहाँ से ये जो आगे की ओर जो पाइप जो मूव किया यहाँ से, तो इसको बाइल डक्ट ही बोलते हैं। अब यहाँ पे है पैंक्रियाज। ठीक है, तो पैंक्रियाज के पास जो डक्ट है, यहाँ पे ये जो आपको डक्ट दिख रहा है, पाइप दिख रहा है, इसको बोलते हैं पैंक्रिएटिक डक्ट, क्योंकि ये किसका डक्ट हुआ, किसका पाइप हुआ, पैंक्रियाज का, इसलिए इसको बोलते हैं पैंक्रिएटिक डक्ट। अब यहाँ से आगे की ओर जो पाइप आपको मूव करता हुआ दिख रहा है, जो कि इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हेपेटोपैंक्रिएटिक डक्ट या फिर कॉमन डक्ट। कॉमन डक्ट यानी कि दोनों को लेकर आ रहा है, यानी कि पैंक्रियाज से रिलीज होने वाले हार्मोन्स एंड एंजाइम्स को भी लेकर आ रहा है, साथ में लीवर से जो बाइल जूस आ रहा है, यानी कि एंजाइम्स आ रहा है, उसको भी लेकर आ रहा है, इसलिए इसको कॉमन डक्ट बोलते हैं या फिर हेपेटोपैंक्रिएटिक डक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो लीवर ने बाइल जूस को बनाया, बाइल जूस लीवर के अंदर लीवर ने बाइल जूस को बनाया, गॉल ब्लाडर के अंदर बाइल जूस स्टोर्ड हुआ। अब जैसे ही यहाँ पे फूड आया, गॉल ब्लाडर कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि इसके अंदर संकुचन होगा। ठीक है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये बाइल जूस यहाँ से मूव करता हुआ आगे आएगा। यहाँ पे पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज ने भी पैंक्रिएटिक जूस का सिक्रीशन किया, जो कि एक तरह का एंजाइम है। इसी जगह पे पैंक्रियाज के अंदर इंसुलिन का भी सिक्रीशन होता है, जो कि हमारे बॉडी में शुगर को कंट्रोल करता है, यानी कि जो शुगर का कंसंट्रेशन है, लेवल है हमारे बॉडी में, उसको ये कंट्रोल करता है। यही इंसुलिन जब कम सिक्रीशन होता है या फिर पैंक्रियाज फेल हो जाता है, तो पैंक्रियाज के फेल्योर होने के कारण इंसुलिन का सिक्रीशन कम होने लगता है, जिसके कारण वो व्यक्ति शुगर का पेशेंट हो जाता है, यानी कि उसे चिनिया बीमारी हो जाती है। साधारण बोलचाल की भाषा में बोले तो चिनिया बीमारी हो जाती है, यानी कि शुगर पेशेंट हो जाता है, इसी इंसुलिन की कमी के कारण। और उस पर्सन को एक्सटर्नल इंसुलिन दिया जाता है, इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है, लेकिन इंजेक्शन के माध्यम से कितना बोलेगा। तो मेनली पैंक्रियाज पैंक्रिएटिक जूस का भी सिक्रीशन करता है, जो कि एक तरह का एंजाइम है, और इंसुलिन का भी सिक्रीशन करता है, जो कि एक तरह का हार्मोन है। इसलिए इसको एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों टाइप का ग्लैंड माना जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बाइल जूस आया, पैंक्रियाज से पैंक्रिएटिक जूस आया,
और यहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन हुआ, ठीक है। और ये सारे एंजाइम्स मिलकर उस फूड को कंप्लीट डाइजेस्ट कर देंगे, यानी कि उस फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा और उसको डाइजेस्ट करके उसके अंदर जो भी एनर्जी है, ग्लूकोज है, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन, फैट्स, जितने भी सब्सटेंस है, जितने तरह के भी एंजाइम्स है, जितने तरह के भी विटामिन्स है, उन सब का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा, ठीक है। अब ब्लड के द्वारा उसका एब्जॉर्प्शन हो गया, वो सारा एंजाइम्स चला गया ब्लड में। अब ब्लड की मदद से वो ट्रांसपोर्ट होकर चला जाएगा सेल्स के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो बच गया, कुछ ना कुछ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट बचा, यानी कि हमने जो खाना खाया था उसका डाइजेशन हुआ हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो अब यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट बच गया, तो उस एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट का क्या होगा? तो वो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट अब आगे की ओर मूव करता हुआ चला जाएगा, और मूव करता हुआ चला आया कहाँ? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जैसे ही ये एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट बचा, यानी कि हमने जो फूड लिया था और उसमें से मिनरल्स, विटामिन्स, ग्लूकोज, फैट्स, प्रोटीन्स का एब्जॉर्प्शन हो गया, और जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट बचा वो चलाया कहाँ? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ये है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चलाया, ठीक है, मैं एरो दे रहा हूं यहाँ पे, यहां से मूव करता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ चलाया यहाँ पे। अब देखो जब लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आता है तो लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, यानी कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एक्सेस वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। यानी कि हमारे अंदर जो वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, हमने जो पानी पिया था उसका सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन होते हुए ये एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट चला आया इस जगह पे, यहाँ है रेक्टम, ठीक है, इसी जगह पे है रेक्टम। यहाँ पे आकर वो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट कुछ देर के लिए स्टोर्ड हो जाएगा, कुछ देर के लिए यहाँ पे जमा हो जाएगा, स्टोर्ड हो जाएगा। उसके बाद इसी जगह पे होता है इंस्पेक्टर मसल्स। इंस्पेक्टर मसल्स मेनली ये इनवॉलेंट्री नेचर का होता है। हमारे अंदर मसल्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जिसमें वॉलेंट्री होता है, इनवॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री का मतलब होता है ऐच्छिक, जो हमारी इच्छा से काम करता है, और इनवॉलेंट्री का मतलब होता है अनैच्छिक, जो कि हमारी इच्छा से काम नहीं करता है। तो यहाँ पे जो इंस्पेक्टर मसल्स होता है वो अनैच्छिक होता है, यानी कि अगर किसी को लैट्रिन पखाना लग जाए तो क्या वो उसको रोक कर रख सकता है? नहीं, क्योंकि ये इनवॉलेंट्री नेचर का है, ये हमारी इच्छा से काम नहीं करता है, ठीक है। अब क्या होगा? अब यहाँ पे जो फूड, जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट स्टोर्ड है और इसी जगह पे इंस्पेक्टर मसल्स है, अब ये एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को वो ह्यूमन, वो पर्सन, वो इंसान बाहर एक्सक्रीट कर देगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एक्सक्रीट कर देगा, ठीक है। और वो किसकी मदद से करेगा? एनस, यानी कि एक्सटर्नल ऑर्फिस है जिसकी मदद से वो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एक्सक्रीट कर देगा, स्टूल को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एक्सक्रीट कर देगा, ठीक है। यहाँ देखो थोड़ा, इलियम, इलियम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज 6.5 to 7.5 मीटर्स एप्रॉक्स होता है, यानी कि जो हमारा इलियम है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसका कंप्लीट साइज एप्रॉक्स 6.5 to 7.5 मीटर्स होता है। वो बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, किसी का बॉडी ज़्यादा लॉन्ग है, यानी कि किसी की लंबाई ज़्यादा है, किसी का कम है, तो वो पर्सन पे भी डिपेंड करता है, किसी का 6.5, किसी का 7.5 मीटर अप्रॉक्स होता है, लगभग होता है, ठीक है। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है उसका 1.5 मीटर अप्रॉक्स होता है, यानी कि 1.5 मीटर, लगभग 1.5 मीटर, ठीक है। तो यही है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, नीचे लिख दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, कहीं पे कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ देखो, इसी जगह पे अपेंडिक्स छूट गया था,
ठीक है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जहां पे, जिस जगह पे हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट होता है, बिल्कुल इस जगह पे, यहाँ पे जहाँ पे हमारा स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्ट होता है, यानी कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है, उसी जगह पे नीचे की ओर छोटा सा एक विस्टिजियल ऑर्गन है। एक ऑर्गन है जो कि विस्टिजियल फॉर्म में है, यानी कि एक तरह से विलुप्त हो चुका है, नॉन फंक्शनल हो चुका है। हमारे अंदर जो अपेंडिक्स है, इंसानों के अंदर जो अपेंडिक्स है, वो विस्टिजियल ऑर्गन में आता है, यानी कि नॉन फंक्शनल में आता है। हमारे अंदर इसका कोई फंक्शन नहीं है। हाँ, कुछ हद तक इसका है, थोड़ा बहुत, क्योंकि इसके अंदर गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और गुड बैक्टीरिया के कारण कुछ हद तक फूड को पचाने में मदद करता है। लेकिन अगर इसको निकाल भी दिया जाए तो इससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर अपेंडिक्स को निकाल कर हटा भी दिया जाए तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या होता था कि किसी भी फीमेल को, ज़्यादातर फीमेल को ऑपरेशन होता था, तो कोई भी ऑपरेशन हुआ या किसी भी मेल पर्सन को ऑपरेशन किया गया, तो उस कंडीशन में दोबारा पेट को चीरना ना पड़े, दोबारा पेट को खोलना ना पड़े, इसलिए डॉक्टर क्या करते थे, अपेंडिक्स को भी निकालकर, काटकर, निकालकर फेंक देते थे। ठीक है, लेकिन अब अपेंडिक्स को तभी निकाला जाता है, इस पे मेडिकल साइंस ने बैरियर लगा दिया, रोक लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि नहीं, आप अपेंडिक्स को तभी निकाल सकते हैं जब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगा। मेनली अपेंडिक्स सबके अंदर होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि उसको अपेंडिक्स हो गया है, ऐसा नहीं कि अपेंडिक्स नहीं होता, अपेंडिक्स सबके अंदर होता है। क्योंकि ये जब हम लोग पास्ट जनरेशन में थे, यानी कि जैसे काऊ है, ऑक्स है, तो इन लोगों में अपेंडिक्स एक हद तक काम करता है, जैसे वहाँ पे सेलुलोज को पचाने में मदद करता है। लेकिन हम लोग सेलुलोज का सब्सटेंस लेते ही नहीं है। क्या हम लोग बांस का पत्ता खाते हैं? हम लोग किसी तरह का, इस तरह का कोई घास वगैरह खाते हैं? नहीं। तो हम लोगों के अंदर उस टाइप का डाइजेशन करने का कुछ है ही नहीं, इसलिए हमारे अंदर अपेंडिक्स नॉन फंक्शनल हो गया, क्योंकि हमने उन चीज़ों को खाना छोड़ दिया। और इससे पता चलता है कि हमारे पूर्वज वही लोग हैं, यानी कि जो एनिमल्स है, यानी कि जो घास खाने वाले एनिमल्स है, उनके अंदर अपेंडिक्स ऑलरेडी फंक्शनल है। लेकिन हमारे अंदर ये फंक्शन नहीं करता है, हमारे अंदर विस्टिजियल हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया। ठीक है, जब भी किसी को अपेंडिक्स के अंदर अगर कोई ट्यूमर हो गया, जख्म हो गया, घाव हो गया, तो इसके अंदर सूजन आ जाता है, और जब सूजन आ गया तो इसको काट कर ऑपरेशन किया जाता है और काट कर निकाल कर फेंक दिया जाता है। हालांकि पहले ज़्यादा दिक्कत था, लेकिन अब ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बस एक छोटा सा नीडल को अंदर भेजा जाता है और इसको बारीक तोड़ कर, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर निकाल दिया जाता है। अब इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अपेंडिक्स अगर किसी को हो भी गया तो ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं है, पेट वगैरह ज़्यादा फाड़ने की, चीरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, उसने कहा कि जब स्टमक के अंदर HCl का सिक्रीशन होता है, जो कि हाईली एसिडिक है, जो बोन्स तक को गलाने की क्षमता रखता है, तो क्या ये स्टमक बॉल को नहीं गला सकता है? यानी कि स्टमक की जो दीवार है, उस दीवार को भी गला सकता है, स्टमक बॉल को भी डैमेज कर सकता है। बिल्कुल, गुड क्वेश्चंस। तो मिली यहाँ पे जो HCl का सिक्रीशन हो रहा है, जो कि बोन्स तक को गलाने की क्षमता रखता है, तो उससे बचाने वाला भी यहाँ पे कोई ना कोई है, कोई यहाँ पे है जो कि स्टमक बॉल का प्रोटेक्शन भी कर रहा है। यानी कि जब भी यहाँ पे HCl का सिक्रीशन होता है, तो HCl के सिक्रीशन होने से पहले यहाँ पे एक म्यूकस का सिक्रीशन होता है, एक ऐसा म्यूकस जो कि चिपचिपा है, और वो HCl से पहले रिलीज होता है। जैसे ही HCl रिलीज होने वाला होता है, उससे पहले म्यूकस का सिक्रीशन होता है, जो कि पूरे स्टमक बॉल को, यानी कि स्टमक का जो दीवार है, उसको चिपचिपा बना देता है, यानी कि उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ठीक उसी तरह जैसे आप हाथ पैर में ऑयल लगाते हो और उसके बाद अगर वहाँ पे पानी जाए तो उस पानी को ऑयल स्किन तक जाने से रोकता है, बैरियर का काम करता है। ठीक उसी तरह हमारे स्टमक बॉल से एक म्यूकस का सिक्रीशन होता है, जो कि चिपचिपा होता है, जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है हमारे स्टमक बॉल को, हमारे स्टमक की दीवारों को। अब जब HCl का सिक्रीशन होगा तो HCl स्टमक बॉल को टच ही नहीं कर पाएगा, और जब टच नहीं कर पाएगा तो डैमेज कैसे करेगा?
ठीक है। लेकिन सपोज कि अगर स्टमक बॉल से म्यूकस का सिक्रीशन नहीं हुआ, किसी कारण से म्यूकस का सिक्रीशन नहीं हुआ, या फिर सिक्रीशन हुआ फिर भी यहां पे HCl स्टमक बॉल से टच कर गया, तो उस कंडीशन में हमारे स्टमक बॉल को गला देगा, कहीं ना कहीं वो गला देगा। और जब स्टमक बॉल गल जाएगा तो वहां पे जख्म की तरह हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं पेप्टिक अल्सर या फिर स्टमक अल्सर। ये अल्सर क्या है? एक तरह का छाला जो कि हमारे माउथ में होता है। माउथ में अक्सर छाला आप लोगों को होता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं माउथ अल्सर। अगर हमारे स्टमक में उस तरह का छाला होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टिक अल्सर या फिर स्टमक अल्सर। यह स्टमक अल्सर जब भी होगा तो पेट में दर्द होगा, ये जो ममोरा टाइप का दर्द देगा, साथ में वोमिटिंग भी हो सकता है। अगर 3 दिन 4 दिन 5 दिन, मिल ली ये 3-4 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाता है। लेकिन अगर 3 दिन 4 दिन 5 दिन और 10 दिन में ठीक नहीं हुआ तो फिर किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से आपको सलाह लेने की ज़रूरत है, नहीं तो ये अल्सर आगे चलकर कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, ये कैंसर का रूप ले सकता है, ठीक है, और आगे चलकर ये काफ़ी खतरनाक बन जाएगा। क्लियर है? और किसी को कहीं पे कोई दिक्कत है तो बोलो। इसने कहा कि कई बार हम लोग फूड लेते हैं, ऑयल वाला फूड ले लेते हैं, यानी कि ऑयली फूड लेते हैं, डालडा वाला फूड लेते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा घी वाला फूड ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में अनडाइजेस्टेबल कंडीशन क्यों हो जाता है, यानी कि अनपच क्यों होता है? तो देखो कई बार ऐसा होता है कि जब आप लोग या कोई भी पर्सन जब डालडा वाला फूड खा लिया और फूड स्टमक के अंदर आया, ठीक है, और उसी समय उसने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया, बहुत ज़्यादा वाटर लिया, तो फूड नीचे आ गया, फूड नीचे आकर बैठ गया। सपोज कि इस तरह से फूड है, ठीक है, और वाटर यहाँ पे ऊपर चला आया, ठीक है, नीचे फूड है और ऊपर वाटर है। अब यहाँ पे HCl का सिक्रीशन होगा। जब आपने पानी पिया तो पूरी तरह से स्टमक में भर गया, नीचे फूड है और ऊपर पूरा वाटर भरा हुआ है, और जब उस फूड को गलाने के लिए HCl का सिक्रीशन हुआ तो HCl वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगा, तैरने लगा, ठीक है। जो HCl का सिक्रीशन हुआ वो HCl उस वाटर के ऊपर तैरने लगा। अब यहाँ पे फूड, नीचे फूड है, ऊपर HCl है और बीच में वाटर है, यानी कि फूड और HCl के बीच में बैरियर का काम कौन कर रहा है? वाटर, यानी कि कबाब में हड्डी है ना। तो यहाँ पे अब HCl को फूड के साथ मिक्स ही नहीं होने दे रहा है, यानी कि वाटर HCl को फूड के साथ मिक्स ही नहीं होने दे रहा है, तो उस फूड को गलाएगा कैसे HCl? फूड गलेगा नहीं, और जब गलेगा नहीं तो वो फूड पेस्ट बनेगा नहीं, यानी कि काइम में कन्वर्ट होगा नहीं, और जब तक काइम में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक स्मॉल इंटेस्टाइन उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? वो फूड सड़ने लगेगा, काफ़ी देर तक रहेगा, उसके बाद वो फूड सड़ने लगेगा। जब सड़ेगा तो उससे बदबू आएगा, जो कि डकार के फॉर्म में आप लोग निकालते हो, है ना। एक गंदी बदबू आएगी, साथ में वो फूड अब चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा तो अब वो काइम में कन्वर्ट हुआ नहीं, तो उसका डाइजेशन कैसे होगा? डाइजेशन नहीं होगा तो अनडाइजेस्टेबल कंडीशन होगा, यानी कि अनपच होगा, वोमिटिंग होगा, डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है। ओवर।